हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक वीडियो में देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सारे चैप्टर को तैयार कर लोगे तो आप सामाजिक विज्ञान में 95% आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं अभी आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है? आपके पास चार ऑप्शन है। का नंबर ऑप्शन है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा हमारे पास है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांस से। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? फ्रांस से। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये सारा क्वेश्चन जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ है उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है ऑटोमान बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम को, या गा है हिटलर को, या फिर हमारा मैथ्सिनी को। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय हम लोग बिस्मार्क को देते हैं या फिर ऑटोमान बिस्मार्क को देते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी है इसका संस्थापक कौन था ये आप लोगों को बताना है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर का है गैरीबाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा हमारे पास है काबूर एंड घा हमारे पास है मेंजनी। ठीक है, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो मेंजनी था। कौन था? मेंजनी। ठीक है, याद रखना, सारे क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सको। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग तैयार कर लेना कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? जो इटली का एकीकरण है उसका नेतृत्व इन चारों में से किसे दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारे पास ज्यूसेppe गैरीबाल्डी, खा है ऑटोमान बिस्मार्क, गा है नेपोलियन एंड घा हमारे पास है विलियम प्रथम। तो जो हमारा इटली का एकीकरण है किसके नेतृत्व में किया गया? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इटली का एकीकरण का गैरीबाल्डी को दिया जाता है, जिसका पूरा नाम है ज्यूसेppe गैरीबाल्डी। क्या है? ज्यूसेppe गैरीबाल्डी। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रांस की क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति कब हुई है आप लोगों को पता होगा। फ्रांस की क्रांति की बात की जा रही है, तो फ्रांस की क्रांति का नंबर ऑप्शन है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी, गा है 1790 ईस्वी, या घा हमारे पास है 1787 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है सभी को पता होगा, सभी स्टूडेंट को पता होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो हमारा है 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आप लोगों को ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर आप हर एक चैप्टर से 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करोगे तो ऐसे आपके लगभग 100 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जो मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताया है इसको कंप्लीट कर देना, याद कर लेना। इस 5 से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है जो मैंने आप लोगों को बता दिया और आई होप कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर ना याद हुआ हो तो इसको एक बार नोट कर लो और आप लोग बार बार रिवीजन करो ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन क्वेश्चंस को। तो यहां अब आप लोग देखो
अति लघुत्तरीय प्रश्न अब हमारा आ चुका है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। देखो वे कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार हैं जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। वो कहाँ के थे? फ्रांसीसी चित्रकार थे। ठीक है, जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक सारियू ने। कौन? फ्रेडरिक सारियू ने। और कब बनाया था? 1848 ईस्वी में। याद रखना 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। अगर आपसे कोई पूछे फ्रेडरिक सारियू कहां का था, कहां का चित्रकार था, तो बता देना फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, बस ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया और इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो BIMP है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप इसको याद करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, और जो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट है वो कौन घोषित किया गया। तो देखो जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क हैं, कौन? ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, याद रखना। और प्रसा के राजा, जो प्रसा के राजा हैं विलियम प्रथम, क्या नाम है उनका? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो अब आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लो, एक बार पढ़ लो। लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण का जो मतलब है, जो एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। एंड जो प्रसा के राजा थे कौन? विलियम प्रथम, याद रखना नाम, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ऑप्शन में पूछ लेता है कि विलियम प्रथम जो मतलब जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो विलियम प्रथम याद रखना। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, अगला है जर्मन जो राष्ट्र का रूपक क्या था। जो जर्मन राष्ट्र है उसका रूपक क्या था और वह किस बात का प्रतीक था। मतलब जो जर्मन राष्ट्र का रूपक था वो क्या था और वो किस बात का प्रतीक था, ये भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। जो जर्मेनिया है, याद रखना ये हमारा जर्मेनिया है, जर्मेनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। एंड यहाँ चचूस ठीक है, यहाँ हमारा अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया जो है वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। किसके? वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। ठीक है, ये याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एंड क्योंकि जर्मन जो है वलूत वीरता का प्रतीक है, मतलब वलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इनकी मुकुट पहनती थी। बस इतना याद रखना, जो जर्मेनिया है वो जर्मन राष्ट्र के रूपक है, वो किस बात का प्रतीक थी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एंड ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र की रूपक है। ठीक है, एंड यहाँ चतुर्थ अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया जो है वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन जो है वलूत वीरता का प्रतीक है, वलूत वीरता का प्रतीक है। अगला हमारा है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। जो निरंकुशवाद है उससे आप क्या समझते हो, उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। मतलब जो सत्ता होता है उस पर कोई अंकुश नहीं होता कि मतलब इनके द्वारा छीन लिया जाएगा, ये जीत जाएंगे। ठीक है, ये कोई अंकुश नहीं होता। और ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। मतलब ये ऐसी सरकार होती है जो जनता के अनुकूल, जैसा जनता चाहे वैसा कार्य नहीं करती हैं, ये निरंकुशवाद होती हैं। और ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। मतलब ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित होती हैं, ये खुद को राजा समझते हैं और जनता का कोई देखभाल नहीं करते, तो इनको हम लोग कहते हैं निरंकुशवाद। तो एक बार फिर से समझ लो, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता और ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो ये चार आप लोग बहुविकल्पीय आप लोगों को 5 बता दिया। अब ये 4 आप लोग अति लघुत्तरीय, ठीक है, अति लघुत्तरीय कंप्लीट कर लेना, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ हेडिंग डाल दिया है। अति लघुत्तरीय आप लोग ये जो मैंने बता दिया इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इससे बाहर आपके पहले चैप्टर से कुछ भी अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा।
तो यहां से आपका आते लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न भी। अब हमारा स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है कि 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या तात्पर्य है या क्या परिणाम हुआ। जो 1848 की उदारवादी क्रांति का मतलब क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो यहां एक एक पॉइंट को समझना, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। देखो, रूढ़िवादी शक्तियां, जो रूढ़िवादी शक्तियां हैं, कब 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। जो रूढ़िवादी शक्तियां हैं वो 1848 की बात है में उदारवादी, जो उदारवादी थे, अच्छे लोग थे, उनके आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वो पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। मतलब भले ही ये इनकी मतलब शासन व्यवस्था को दबा दिए, ठीक है, सब कुछ आंदोलन को दबा दिए, लेकिन ये पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए, मतलब पुरानी व्यवस्था को चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। एंड राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। मतलब वहां के जो राजा थे, राजा को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के मध्य वर्षों में, ठीक है, के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुकी थी। मतलब जो 1815 से पहले हो चुकी थी, और इस प्रकार हैबसबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुआ, ठीक है, मजदूरी कर ली गई। हैबसबर्ग शासनों ने जो हंगरी है, ठीक है, हंगरी के लोगों को ज्यादा आपका स्वामित्व प्रदान किया, हालांकि इससे निरंकुशवाद मैंगारो ने प्रभुत्ता का रास्ता ही साफ हो गया। जो निरंकुशवाद होता है ना, उसका रास्ता साफ हो गया इस क्रांति के द्वारा, ठीक है। जो 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या तात्पर्य हुआ, तो इसके जो निरंकुशवाद का एक शब्द है वो समाप्त हो गया था, ठीक है। खुद को राजा समझना, यह सब समाप्त हो गया था इस क्रांति के बाद। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और दोबारा देख लो, अगर ना समझ में आया हो दोबारा आप नोट कर लेना कि रूढ़िवादी शक्तियां जो है 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, और राजाओं के यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप को निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तन को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुकी थी, मतलब 1815 से पहले। इस प्रकार हैबसबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी कर दी गई। हैबसबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वामित्व प्रदान किया, हालांकि इससे निरंकुश मैंगानो के प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसको आप लोगों को परिभाषित करना है, अच्छे से पता लगाना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो लिखा हुआ है राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय जर्मन में, जो मध्यवर्गीय में आते थे ना लोग, उनमें काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रारंभ किया। कब की बात है? 1848 में जो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके हैं उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। और आगे हमारा है, आगे समझ लो आप लोग, मगर इस पहल को राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया, ठीक है, दबा दिया। और उनका जो है प्रसा के बड़े भूत स्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री जो है ऑटो बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक है। जो ऑटो बिस्मार्क है इस प्रक्रिया का जनक है। अब आप लोग देखो, इस प्रक्रिया का जनक है, थोड़ा सा हमें और लिखना है जो कि मैं आप लोगों को आपके साथ लिखकर समझा देता हूं। जिसने तो वो अकेले तो लड़ाई लड़ा नहीं जा सकता। जिसने प्रसा की सेना जो प्रसा की सेना है और नौकरशाही की मदद ली, और जो नौकरशाही है उनकी मदद ली, ठीक है, क्योंकि क्रांति बहुत बड़ी बात है। नौकरशाही
की मदद ली। अब इन्होंने मदद ली तो फिर क्या हुआ कि मदद लेने के बाद क्या हुआ कि 7 वर्ष के दौरान, यानी कि 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के दौरान क्या हुआ, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, ध्यान से समझना, मेन पॉइंट अब आता है, और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से जो 3 युद्ध हुए, ठीक है, तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई, तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब जब तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई तो क्या हुआ, जब इनकी तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तब एकीकरण की, पूरा नोट कर लेना है, जर्मनी का एकीकरण है, ठीक है, प्रक्रिया पूरी हुई। अब तब जब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई तो अब मतलब सन भी मैं आपको बता देता हूं कि मतलब जनवरी 1871 की बात है। 1871 में वारसाय में हुए, जो मतलब 1871 में हुई जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, मतलब हुए वारसाय में हुए एक जो हमारा मतलब समारोह में राजा विलियम प्रथम को, ये प्रस्था के राजा थे, याद रखना, राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, प्रथम सम्राट, ठीक है, या जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब ये एकीकरण की प्रक्रिया इतने में पूरी हो गई थी 1871 में, ठीक है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोग इतना और याद रखना है, ठीक है, बस हमारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाएगा, बस इतना आपका जर्मनी का एकीकरण है। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आपको इस चैप्टर से 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करना है। पहला, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण, जो कारण है उसको बताना है और प्रभाव का वर्णन करो। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका कारण और प्रभाव का वर्णन करो। और दूसरा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हुई है उसका वर्णन करना है, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दिया हूं, अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओगे तो आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में मैं सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना, इसको मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में 2 से 3 चैप्टर को लेकर और अच्छे से पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा, तो आप लोग चिंता मत करो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में जितने भी आपकी बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्न को मैंने कंप्लीट करा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपको चैप्टर 2 का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।